लेक्चर 17 CMA का लेक्चर 17। हाँ जी, CMA का लेक्चर 17। बस भी आवाज़ ना है, खामोश हो जाओ बेटा, खामोश हो जाए बेटे। सबसे पहले आपने अगर कुछ किया है डेफिनेटली सोल्यूशन वगैरह आप ले लीजिएगा, मैंने दे दिए नोट्स फोटोकॉपियर को। आप सबसे पहले प्रॉब्लम्स पूछें जो ऑलरेडी आपने किया है, ठीक है। अभी तक जो हमने किया उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, जितने क्वेश्चन अब बाकी रह गए हैं वो सब आपने खुद करने हैं। एक नोट्स दिखाइएगा, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये बग़ैर किसी टॉपिक किए, ये प्योर मैथ का क्वेश्चन है, इसको किसी टॉपिक के ज़ुमरे में सोच के नहीं करना। ये बिल्कुल सिंपल मैथ, सेल इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है तो उसमें इक्वेशन बनेगी। फजूल सा सवाल है, मतलब ये टॉपिक का नहीं है, वैसे ही बस FOH का नाम आ गया तो हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, शायद मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हो। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इसका कोई हाल नहीं है, अहवाल नहीं है। क्वेश्चन 25। जब आप सारे क्वेश्चंस कर लें उसके बाद 25 क्वेश्चन जो आप डेटेड फाइनल नोट्स फोटोकॉपियर को दिए हैं विद सॉल्यूशन उनमें मौजूद है। तो बेटा 25वां सवाल जो है ना, इसको आप किसी टॉपिक के अंडर नहीं कर सकते, जर्नल सवाल है, बिल्कुल जर्नल सा सवाल है। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का लफ्ज़ पढ़ के अगर आपको ये लगेगा कि इक्वेशन मेथड से करना है, ये वो नहीं है, इक्वेशन सिंपल मैथ है। तो ये क्वेश्चन एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट मैथ का क्वेश्चन है, ये आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो छोड़ भी सकते हैं। ये कौन सा दोबारा ऐसा ही सवाल आना है, लेकिन कई लोगों को तसल्ली नहीं होती, वो कहते हैं सब करना है। तो जब आप बाकी सारे क्वेश्चन कर लें टॉपिक्स के अंडर, फिर आखिर में इसको देखें, इसका सलूशन अटैच है, फिर भी ना समझ आए तो फिर वो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछेंगे। क्लास में मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सब लोगों की हिम्मत में नहीं होता, सब लोग इसको नहीं कर पाते या यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, या यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। वो कहते हैं जितने सवाल पहले कर लिए वो बहुत हैं। तो अपनी अपनी दौड़ है, बाकी जितने सवाल भी किए जाएँ कम है। मिसलेनियस में वो क्वेश्चन है जो हैं सिंपल, एक आधा क्वेश्चन था जो मैंने करवा दिया ऑटम 13 का नोट्स का क्वेश्चन नंबर 26, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, मेजॉरिटी कर लिए हैं। बाकी अगर नहीं भी किए तो आप जो क्वेश्चन इसमें अब रह गए हैं वो आपने प्लीज़ खुद करने हैं। हाँ, आपने कोई क्वेश्चन किया हो और उसमें आपको कुछ समझ ना आया हो, आज भी दिन है, कल भी दिन है, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आप पूछना चाहें जी। सॉल्यूशन की अच्छा डिपेंड करता है टॉपिक पे। अगर आपका टॉपिक जो है या आपका डाटा है, अगर बजटेड डाटा दिया हुआ है, कौन सा डाटा, बजटेड डाटा दिया हुआ है और सिंगल रेट सिस्टम का क्वेश्चन है, तो आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, 2 लाइनें छोड़नी और वर्किंग कर लेनी है। वर्किंग 1 बजटेड FOH और वर्किंग 2 जो बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल है। ये तो हो गई सिंगल रेट की प्रेजेंटेशन। अगर डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आया हुआ है तो फिर वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में बजटेड डाटा दिया हुआ है या एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। मैंने लेक्चर में बताया हुआ है खाली बजटेड डाटा होगा तो स्टेप 1 और स्टेप 2 परफॉर्म करना है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप कर ही जाना है। यानी अगर डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन और बजटेड डाटा है तो पहले स्टेप 1 में शीट बनानी है, सारी शीट का जो आंसर आएगा उस आंसर से डिपार्टमेंट वाइज FOH के रेट्स निकाल लेने। अगर क्वेश्चन एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल शीट और वेरिएंस है, तो फिर उसमें आपने क्या करना है, एक्चुअल शीट का फॉर्मेट बना के आंसर निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए आपको रेट वर्किंग में करना पड़ेगा। अगर रेट नहीं दिया हुआ तो रेट कहाँ पे निकालना पड़ेगा, वर्किंग में, डिपार्टमेंट वाइज रेट। बस ये है, ठीक है। डिपेंड करता है सिंगल रेट का सवाल कर रहे हो, डिपार्टमेंटल का। अगर मैं इस चैप्टर में टॉपिक्स क्लासीफाई करूं तो सिंगल रेट सिस्टम है,
उसके बाद कौन सा है? तो डिपार्टमेंटल के टोटल 5 स्टेप्स हैं, डिपार्टमेंटल के टोटल, लेकिन वो क्वेश्चन में स्टेप 1 2 टेस्ट करता है, स्टेप 4 5 टेस्ट करता है, लेकिन उसमें जो स्टेप 3 होता है रेट, डिपार्टमेंट वाइज रेट या एब्जॉर्ब्ड, वो बल्कि स्टेप 3 वो वर्किंग में आ जाता है, या इधर 3 4 5 टेस्ट करता है, और उसमें जो डिपार्टमेंटल रेट्स होते हैं वो वर्किंग में कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ये होता है। या पहला दूसरा स्टेप टेस्ट करता है, या तीसरा चौथा पांचवा। पहला स्टेप टेस्ट करेगा तो बजटेड डाटा होगा और रेट निकलेगा, शीट से रेट निकलेगा। इधर शीट जब बनेगी तो उससे वेरिएंस कैलकुलेट होगा। ये मैंने लेक्चर में उस दिन बताया भी है, जब मैंने लेक्चर नंबर मेरा ख्याल है 15, जहाँ पिछली क्लास में आपने सवाल चेक करवाते हुए गलतियाँ की थी, मैंने सबसे पहले वो गलती डिस्कस की थी। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, अगर आप लेक्चर देखे बगैर आ गए हैं तो फिर बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता जी। और कोई बात पता लग गया बेटा, समझ आ गई कि अप्रोच क्या होगी और प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे प्रेजेंट वैसे नोट्स में सॉल्यूशन मौजूद है। अब आपको नोट्स का सॉल्यूशन देख के भी जायज़ा आज लेना जाके कि वहाँ सॉल्यूशन किस तरतीब से प्रेजेंट किए हुए हैं। मतलब आज आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ज़्यादा आपने जाके आंसर देखने के, आंसर में सर ने कैसे ढांचा लेके चले हैं, क्या काम पहले किया है, क्या काम बाद में किया है, कौन सा काम वर्किंग में किया है। नॉर्मली सारे सवाल तकरीबन एक ही अप्रोच से किए हुए हैं, तकरीबन जो एक टॉपिक के अंडर है। मसलन ये सारे सवाल एक ही तरह से किए होंगे, ये सारे सवाल एक ही स्टाइल से किए होंगे। ये वाले सवाल रेट का फॉर्मूला लिखा, 2 लाइनें छोड़ी, नीचे W1 में किया बजटेड टोटल FOH, और W2 में किया होगा बजटेड टोटल लेबर आवर या टोटल मशीन आवर। अगर दिए हुए फिर मैंने W वर्किंग नहीं की होगी। ठीक है जी, ये तरतीब होगी। और कोई बात पूछना चाहें जी? किसने क्वेश्चन किए हैं, को प्रैक्टिस की हो खुद से, आंसर ना होने की वजह से शायद कुछ लोगों ने ना किया हो, तो आज आप जाके कर सकते हैं। वाकई अब जितने क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो सारे कर लें, कल फिर मैं पूछूंगा कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कल फिर पूछा जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो। और आपका इसी वीक में टेस्ट भी है, तो आप इसको ज़रा बेहतर तरीके से तैयार रखें, ये बात ज़हन में रखें। टेस्ट साथ साथ ही हैं, तो टेस्ट अगर आपका पास नहीं हुआ फिर फ़ायदा कोई नहीं, फिर आप जितनी मर्ज़ी क्लासें पढ़ें, जितने मर्ज़ी रेगुलर हों, अगर आपसे टेस्ट पास नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, फिर आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, और जब चीज़ें समझ नहीं आ रही तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर चीज़ें एक्यूमुलेट होते प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे आप। ठीक है, हाँ जी बेटा, कोई सवाल आपका हो? एक चीज़ रहती है जी, कुछ पूछना है जी बेटा? घंटे बेस है, तो वो आर्स की परसेंटेज निकाल दी ना, वो कोई मसला नहीं, वो आर्स ही है। आर्स को आर्स के तौर पे दे दे या आर्स की परसेंटेज निकाल के दे दे, एक ही बात है। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ 2 भाई हैं जिनमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो ये 2:1 की रेशियो से 2/3 1/3 कह दूँ, या 66.6% और 33, बल्कि एक भाई और एक बहन है, इस तरह। तो ये परसेंटेज इसी चीज़ को कन्वर्ट किया होता है ना। बात समझ आ रही है जी? हाँ, लेबर कॉस्ट में जी क्या था क्वेश्चन में लेबर का? क्वेश्चन नंबर बताओ, नंबर बोलो ना बेटा। 23वां क्वेश्चन है जी। उसमें लेबर कॉस्ट 2 दफ़ा दी हुई है कि 3 दफ़ा दी हुई है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3 दफ़ा दी होगी, 2 नहीं, 2 दफ़ा। पहली दफ़ा दी होगी बजटेड, ठीक है। बजटेड लेबर कॉस्ट क्यों दिया? ताकि आप रेट निकाल सकें, उसमें लेबर कॉस्ट की बेस पे रेट है। उसके बाद रेट निकालने के बाद बजटेड डाटा फारिग हो जाता है, बजटेड डाटा कचरा है। जब रेट निकला है उसके बाद बजटेड डाटा यूजलेस है, वो तो बात ख़त्म।
रेट निकालने के लिए दिया है। डिपार्टमेंट ए भी है ना दो उसमें 23वें सवाल में। हाँ, तो बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। 23वें सवाल को देखें सब बच्चे, बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100 करें, 112.5% जवाब आएगा 112.5। बजटेड एफओएच दिए हुए हैं 2 लाख कुछ हैं, 2 लाख हैं। जी आपने पहला पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा होगा सवाल शुरू करने से पहले। पढ़ो पान, आप सवाल शुरू करते हैं जहाँ से रकमें शुरू होती हैं। मैं कहता हूँ जहाँ से नाम शुरू होता है वहाँ से सवाल ऊपर बताया हुआ है, बेस क्या लेनी है। पढ़ो जी, आपने सवाल ही नहीं पढ़ा सही। ये हाँ, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है। वो बजटेड लेबर कॉस्ट थी रेट के लिए, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट जब आप रेट को अप्लाई करेंगे तब इस्तेमाल होगी। ये फॉर्मूला नहीं होता रेट एब्जॉर्ब करने के लिए, एफओएच एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू, यही तो मैं कह रहा हूँ, OAR पहले डिपार्टमेंट का 112.5% ऑफ लेबर कॉस्ट है, तो इधर एक्चुअल लेबर कॉस्ट लेनी है। नहीं, उसके अलावा बाकी चीज़ों का अंडर ओवर है एक और चैप्टर में, इधर नहीं है। ओवरहेड के चैप्टर में सिर्फ ओवरहेड का ही अंडर ओवर एब्जॉर्ब देखना है। लेबर कॉस्ट तो हमने जब भी लेनी है एक्चुअल वाली एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक्चुअल वाली ही इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। वेरिएंस लेबर कॉस्ट का अगर आप वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं वो किसी और चैप्टर में है, उसके लिए प्रॉपर एक वेरिएंस है जिसमें मटेरियल का भी वेरिएंस आ सकता है, लेबर का भी आ सकता है, एफओएच का भी आएगा उधर दोबारा, ठीक है। यानी आप पूछ रहे हैं खाली लेबर का वेरिएंस, एफओएच का वेरिएंस निकालना है, बाकी नहीं निकालना है, तो हाँ बाकी नहीं निकालना है, बाकी है किसी और चैप्टर में। हाँ जी, और कोई सवाल जी। इनडायरेक्ट मटेरियल की बेस होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अव्वल तो वैसे वो खुद ही ब्रेकअप बता देता है, ना दिया हो तो फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे आप उसको एलोकेट कर सकते हैं, या क्वांटिटी ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल भी दे सकता है डिपार्टमेंट वाइज। क्वांटिटी ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल भी दे सकता है, ना दे तो फिर मजबूरन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किन नामों से आ सकती है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंज्यूमेबल्स और सप्लाईज, ये 3 नाम है। इनडायरेक्ट मटेरियल के 3 नाम हमारे पेपर्स में इस्तेमाल हुए हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, कंज्यूमेबल्स और तीसरा नाम है सप्लाईज या मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, ये तीनों नाम इस्तेमाल हुए हुए हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल को इनडायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज भी कहते हैं, और तीसरा नाम है कंज्यूमेबल्स। ये भी एक्चुअल डाटा है सारा। सवाल ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सवाल पढ़ें। जॉब वो एक ऑर्डर का डाटा है और वो पूरे महीने में जितने ऑर्डर परफॉर्म किए उन सब का नीचे डाटा दिया है। सवाल नहीं पढ़ते ना ध्यान से बेटा। एक जॉब, जॉब कहते हैं ऑर्डर को, ऊपर सारे महीने का बजटेड डाटा है, नीचे एक्चुअल डाटा 2 तरह का दिया है। एक ऑर्डर का भी एक्चुअल दिया हुआ है और उस महीने में जितने ऑर्डर्स परफॉर्म किए उन सब का भी एक्चुअल दिया हुआ है डाटा। दोनों में फर्क है। जब तक उसने जॉब की कॉस्ट नहीं मांगी तब दरमियान वाला डाटा यूज नहीं होगा। जिस रिक्वायरमेंट में उसने कहा जॉब की कॉस्ट निकालो तब ये डाटा इस्तेमाल। जहां उसने जॉब की नहीं मांगी, फॉर द मंथ की मांगी है, वो नीचे वाला एक्चुअल इस्तेमाल होगा जहां एक्चुअल की जरूरत है। अगर उसने रेट्स मांगे एफओएच के, उसमें एक्चुअल डाटा इस्तेमाल ही कोई नहीं होना। रेट्स में ऊपर बजटेड डाटा इस्तेमाल होना है फॉर द मंथ, पूरा मंथ या ईयर जो भी है फॉर द पीरियड का, ठीक है। बजटेड डाटे से रेट निकलते हैं, एक्चुअल डाटे में मटेरियल और लेबर एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं, ओवरहेड रेट से लेते हैं। वो अब जॉब की कॉस्ट निकालनी है तो जॉब का एक्चुअल ले लो, अगर पूरे महीने की एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, जो भी कॉस्ट निकालनी है, तो वो फिर पूरे महीने का एक्चुअल। तो वो आपने डाटा ध्यान से नहीं पढ़ा जी। इसमें क्योंकि डाटा मिक्स है, तो जब मिक्स होता है डाटा तो आप भी मिक्स होते हैं मेंटली, कोई नहीं होंगे, और मिक्स होंगे तो लदा करेंगे ना, चीज़ें मिक्स होती हैं तो आप सेपरेट करेंगे। और कोई सवाल जी?
हाँ जी बेटा, कोई सवाल है? तो लोगों ने काम नहीं किया इसका मतलब है, नहीं तो यहाँ तो मसाइल की भरमार होनी चाहिए। कल पूछ सकते हैं आप दोबारा, आज आपके हाथ में सोल्यूशन आ गया, क्योंकि कई लोगों का सोल्यूशन पे तसल्ला होता है, पहले सोल्यूशन आएगा फिर सवाल करेंगे, ताकि नाल नाल छापा भी ला लीजिए। तो बेवकूफ़ी होती है ये। अगर आप, वैसे तो सोल्यूशन ना होना बेहतर था, आप सोल्यूशन देखे बगैर खुद करें, गलत मलत ओंगा बोंगा जितना होता है, फिर बाद में सोल्यूशन से कंपेयर करें। बस वो कई लोगों को कहता है दिली तसल्ली होती है, सर सोल्यूशन है, देखता नहीं मैं, लेकिन मुझे दिली तसल्ली सोल्यूशन है, जब पूरा सवाल कर लूँगा चलो पता लग जाएगा गलती कहाँ पे है। तो कई लोग शुरू ही नहीं करते, वो कहते जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा असी तो हाथ ही नहीं पाना सवाल नू। तो एंट्रीज कैसे करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्रीज कैसे होती हैं? डबल एंट्रीज, मतलब डेबिट क्रेडिट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में नरेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं लिखता हूँ फिर भी, जब वो कह दे नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड तब नहीं लिखता। प्रॉपर जर्नल बना के वो जो टेबल होता है डेट पर्टिकुलर्स का, ठीक है, प्रोफेशनल स्टाइल में प्रेजेंट करना है। तो लिखें जी एफओएच की जर्नल एंट्रीज, हेडिंग दें एफओएच की जर्नल एंट्रीज ये रहती थी। एफओएच की जर्नल एंट्रीज, हाँ जी क्या पढ़ना है? एफओएच की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने से पहले, जर्नल एंट्रीज करने से पहले आपको सबसे पहले पता हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी मैं एंट्रीज करूंगा तो एक फ्लो है, उस फ्लो को आप यूज करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में फ्लो कैसे चलता है कॉस्ट का, देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरी चीज होती है, ये तीनों कॉस्ट जो हैं ये जमा करके चली जाती हैं वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस कह दो या वर्क इन प्रोसेस कह दो। और एंट्री करने के लिए याद रखें जो अगला अकाउंट है जिसमें कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है उसने डेबिट हो जाना है, क्योंकि ये सारी कॉस्ट हैं। अगला अकाउंट डेबिट हो जाना है, पिछले अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है। जब तक चीज़ें वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में, इसका मतलब है फैक्ट्री में उन पे काम हो रहा है, नामुकम्मल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और तीसरी कौन सी है? ये एक्चुअल एफओएच है, एब्जॉर्ब्ड। जो इसको बजटेड कह रहा है वो गोंगलू है, वो आज जाके 2 तौबा के नवाफिल अदा करे कि उसको ये पता ही नहीं कि वो रेट के लिए होता है सिर्फ बजटेड, कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं होते। वो शीशा देखेगा और 3 दफ़ा नारा लगाएगा आई एम गोंगलू है, ठीक है। वो बच्चा या बच्ची जिसने ये कहा है बजटेड, जिसने यहाँ पे एक्चुअल लिख दिए वो भी गलत है। नॉर्मली ये एफओएच एब्जॉर्ब्ड आते हैं, बल्कि नॉर्मली क्या मोस्टली ये एफओएच एब्जॉर्ब आते हैं और इसके लिए ही आपको रेट चाहिए। कौन से आते हैं? चलो कुछ और डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे आज इस फ्लो में। तो जब भी आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरे एफओएच एब्जॉर्ब या एफओएच की कॉस्ट, जब तक चीज मुकम्मल नहीं होती तो वो कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में या वर्क इन प्रोसेस में रहती है। जैसे ही चीजें मुकम्मल हो जाती हैं, प्रोडक्ट मुकम्मल होती है, तो वर्क इन प्रोसेस से निकलकर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाएगी। डबल एंट्री पूछूं भाई, बनाओ जरा, जो चीजें इसमें से मुकम्मल हो गई उसकी डबल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट? अभी मैंने बताया, वैसे किसी को नहीं आती वो बात, खामोश, अभी बताया मैंने जी। अगर आप मेरे साथ थे तो समझ आई थी। कोई बताओ, गेस करो क्या एंट्री होनी चाहिए? मैंने कहा था जिस अकाउंट से शिफ्ट हो रहा है आगे, ये वाला पिछला क्रेडिट हो जाएगा, अगला वाला डेबिट। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? बोलना नहीं जी, बोलना नहीं। एसेट अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, जी बिल्कुल। अच्छा, जब ये मटेरियल इसमें आया होगा तो एंट्री क्या बनी होगी? बोलना नहीं। जब मटेरियल यूज हुआ, डायरेक्ट मटेरियल जब यूज हुआ होगा तो क्या एंट्री हुई होगी? मटेरियल असल में स्टोर में पड़ा होता है,
अब ये पड़ा हुआ मटेरियल नहीं, स्टोर में से निकल के प्रोडक्ट पे यूज़ होने के फैक्ट्री में आ गया है, तो क्या काउंटर एंट्री पास करेगा? जब मटेरियल कंज्यूम होगा। इसको देख के एंट्री बस बनाओ। तानू नहीं आंदी, नहीं की थी कॉस्ट, ना आपने इंट्रो में भी नहीं की हुई, ना एफआर में की है, ना वहाँ ज़रूरत थी। इस फ्लो को देख के एंट्रियाँ खुद बनाओ। असूल ये एक चल रहा है, अगला अकाउंट जिसमें जा रही है कॉस्ट वो डेबिट होगा, पिछला अकाउंट जो पिछला मतलब जो बैग जिससे आउट हो रही है कॉस्ट वो क्रेडिट। ये असूल है, बना सकते हो। सोचो कि ये यार पे जैसे पहले बनाई है वैसे बना लो, घबरा गए हो। क्या एंट्री होनी चाहिए? मटेरियल जब यूज होगा, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट या रॉ मटेरियल क्रेडिट या मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। बस ऐ बनाओ पाइन एंट्री। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ पढ़ लिया सर ने। ये बेसिक, ये भाई इंट्रो टू अकाउंटिंग है। ये तो आपकी इंट्रो है। डेबिट क्रेडिट नहीं आता जवानों, इसमें मेरी कॉस्ट का कोई कसूर नहीं। वैसे किसी को भी नहीं आती तो नहीं, मतलब अकाउंटिंग ये तो आपने इंट्रो में नहीं पढ़ी हुई, पढ़ी है। अल्लाह अकबर, तो उसी से 4 नफल पढ़ने से पाए। ये हमारी कॉस्ट में पहली दफ़ा कराने लगो एंट्रियाँ सबको। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या वेजिस कॉस्ट क्रेडिट। और ये हाँ तो एंट्री की बनी वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल। वर्क इन टू का मतलब होता है क्रेडिट। मुझे बीकॉम से आदत पड़ी हुई है पढ़ के। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट लेबर कह दो या वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच क्रेडिट। ठीक है, ये एफओएच एब्जॉर्ब की एंट्री बन गई, पता भी नहीं चला आपको। अच्छा, और जब चीज़ें मुकम्मल होंगी फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। जी भाईजान, अगली आपने बतानी है। जब चीज़ें बिकती हैं इनमें से तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से कॉस्ट निकल के कॉस्ट ऑफ सेल में शिफ्ट हो जाती है। बताओ भाई। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये एंट्री कब होती है? जब चीज़ें बिकती हैं। ये एंट्री कब होती है? जब चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। ये एंट्री तब होती है जब चीज़ों पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो मटेरियल भी चाहिए, बंदे भी चाहिए और फैक्ट्री के खर्चे भी होने हैं। तो एक्चुअल एफओएच कहाँ गए? एक्चुअल एफओएच आपके इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं बने, वो इससे बाहर ही रहते हैं। एक्चुअल खर्चे बाहर रहते हैं। मतलब एक्चुअल एफओएच इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, जिधर मर्जी लिख दूं। मैं यहां लिख रहा हूं, या इधर नहीं लिखना तो चलो इसके नीचे लिख दो। एक्चुअल एफओएच कॉस्ट बिल्कुल अलहदा ही रहती है और इसकी वही एंट्री खर्चे टू कैश या एक्सपेंस टू कैश या वो जो आप एफओएच टू कैश कर दो वो एंट्री वही है। अब यहाँ जो खर्चे आए होंगे वो रेट की मदद से आए हैं, ये एक्चुअल खर्चे हैं, इनकी वजह से ये आंसर गलत हुआ होता है। ये आंसर क्या हुआ होता है? तो इन दोनों का निकाला जाएगा डिफरेंस, वेरिएंस। इन दोनों को क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। ये लिखे हुए हैं 20,000 और एक्चुअल खर्चे थे 22,000। हाँ जी, आपने 20,000 लिखे हुए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में और एक्चुअल कितने हैं? तो 2,000 रुपए से हमारी ये कॉस्ट अंडर थी। तो अंडर थी तो इसका मतलब ये आंसर भी अंडर ही था। तो आप क्या करेंगे? जो इनका फ़र्क होगा वो वेरिएंस इसमें या ऐड होगा या माइनस होगा। बात समझ आ रही है? इतना सादा तरीके से और प्रोमिनेंट वे में किताब में नहीं लिखा हुआ। वहाँ आपको नहीं बताया, आपको मैंने कोई एंट्री नहीं बताई, सिर्फ एक असूल बताया था और वो असूल ये था कि जो अगला अकाउंट है वो डेबिट कर लो, पिछला अकाउंट क्या कर लो? क्रेडिट। मैं कौन से डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ा रहा हूँ? मैं आपके बने हुए रूल्स को ही यूज़ कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ ये इन्वेंट्री अकाउंट है, असल में एसेट अकाउंट है। इन्वेंट्री का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। जब इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री हो तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री हो तो क्रेडिट किया जाता है। मुझे ये अकाउंटिंग के रूल्स इतने को आते हैं बस। जी बेटा। जी
किस मदद से? किस मदद से? रेट की मदद से, और रेट एक्चुअल नहीं है, बजटेड डेटे से रेट आता है और आपने प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्जॉर्ब शामिल कर लिया। अच्छा, जो बिजली का बिल आता है वो एक्चुअल है, जेडे तुसी पैसे देंदे हो वो एक्चुअल खर्चे हैं। वो ज़रूरी थोड़ी है कि बिल आपके पास उसी वक्त था। बेटी आपके पास एक 15 जनवरी को गाहक आया, चीज़ें बनवा के 16 जनवरी वाले दिन ले गया, बिजली का बिल 16 जनवरी को थोड़ी आना है। बिजली का बिल पूरा जनवरी गुजरेगा, बिल आएगा, फिर फरवरी की 12-14 तक आएगा, फिर की करोगे? वो जो बिल दे रहे होते हैं कैश में वो एक्चुअल खर्चे होते हैं, एब्जॉर्ब के तौर पे अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डेड रखोगी जी। बाद में जब एक्चुअल पता चल जाएंगे तो अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को रेक्टिफाई करोगी वेरिएंस के जरिए। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग टेम्परेरीली थोड़ी सी गलत होती है इस रेट की मदद से, लेकिन होती तो है ना होने से समथिंग इज बेटर देन भागते चोर की लंगोटी से ही। इसको इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बेटा अकाउंटेंट एफओएच को रिकॉर्ड करता है, चाहे रेट की मदद से करे। एक्चुअल कब पता चलते हैं? बाद में, टाइमिंग गैप के बाद। उतनी देर तक आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की गलतियां रहने देते हैं। आप कहते हैं टेंशन नहीं था, चलने दो, बाद में वो फ़र्क एडजस्ट कर देंगे आंसर में। ये कौन सा हमें ऐसी आग लगी हुई है उस वक्त के आई, वो कहता है अगर मालिक कि अभी एक्यूरेट निकाल के दो प्रॉफिट, नहीं तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। नहीं, हम उसे कहते हैं भाईजान ये रेट की मदद से मैंने अकाउंटिंग कर दी है, जब एक्चुअल बिल आएंगे तो मैं वेरिएंस एडजस्ट कर दूंगा। और रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बननी पीरियड एंड पे हैं, तो मैं फिर आपको सही करके रकम बता दूंगा। अभी मैं अपने लिए अकाउंटिंग कर रहा हूँ ताकि मेरा बर्डन कम हो। ठीक है, साल के दौरान महीने के दरमियान कोई भी गाहक आ जाए तो आप एक्चुअल खर्चों का, एक्चुअल बिलों का वेट नहीं करते, ये वाज़ेन में रखें। क्या कहते हैं? तो ये जो रेट है ये दो मकासद पूरे करता है। ये मैंने शुरू में बताया था, आप लोगों ने अहमियत नहीं दी, सारी स्टोरी में फिट कराया हूँ। अब चैप्टर क्योंकि एंड हो रहा है तो अब आपको बातें याद आ रही हैं और मैं फिर वही बातें, स्टोरियाँ सुना रहा हूँ कि आपके पास, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि फैक्ट्री का रेंट है, अब उस रेंट का कितना पोर्शन प्रोडक्ट ए में जाना है, कितना बी में जाना है। दो मकासद ये पूरे करता है, एक रेट तकसीम करता है, दूसरा एक्चुअल ख़र्चों का इंतज़ार करने की जहमत से आपको आज़ाद कर देता है। ये दो मकासद के लिए रेट इस्तेमाल होता है। नंबर 1, एक्चुअल ख़र्चों का वेट नहीं करना पड़ता है लेकिन अकाउंटिंग डिले नहीं आता, और ये ख़र्चों को, कॉमन ख़र्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है जी। और कोई बात? अच्छा जी, अब ये जो मैंने फ़्लो लिखा है, इस फ़्लो से एंट्रीज क्या बनेंगी जी? फ़्लो से एंट्रीज क्या बनेंगी? स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे हाँ जी, स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे क्या होता था? रेट शीट निकलता था बजटेड डेटे से, तब कोई एंट्री नहीं होगी। स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे कोई एंट्री नहीं होगी, नो जर्नल एंट्री। ये तब होगा काम जब प्रोडक्ट बनेगी। तो ड्यूरिंग द पीरियड जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी तो एंट्री क्या होगी? ड्यूरिंग द पीरियड जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी तो ये पहली एंट्री होनी है एफओएच की। हाँ जी, क्या एंट्री है बताओ भाई, क्या एंट्री है? एफओएच की। एफओएच की लिखवा रहा हूँ, बाकी सारी नहीं, ये वाली बताओ क्या एंट्री बनी थी? हाँ जी, क्या एंट्री बनी थी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन इसकी होगी एफओएच कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय यूजिंग OAR। ये काम, ये एंट्री ड्यूरिंग द पीरियड होगी, ये वाली वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच। कब होगी ये एंट्री? ड्यूरिंग द पीरियड। ये करनी नहीं है आपने एंट्री, ये वाली मटेरियल वाली तो वैसे मैंने पूछी थी ना, लेबर वाली। आपने ये एंट्री एफओएच की करनी है। फ्लो सारा मैंने बता दिया, लेकिन इसमें से मुझे अभी सिर्फ ये एंट्री चाहिए। पहली एंट्री किस चीज़ की होगी? वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच। तो ये एफओएच अकाउंट, ये एंट्री होगी मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये से। कितने से? 20,000 रुपये से। इसके बाद जब पीरियड एंड आएगा, कौन सा पीरियड आएगा? तो ये एक्चुअल एफओएच की एंट्री होगी। दूसरी एंट्री किस चीज़ की होगी? वो एक्सपेंस टू कैश से निकली हुई है,
तो एफओएच अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या है? एक्चुअल एफओएच कॉस्ट रिकॉर्डेड। क्या एंट्री है? एक्चुअल एफओएच। बल्कि ये पीरियड एंड पे क्या कई दफ़ा थोड़ा लेट ही पता चलती है। मैंने कितनी रकम एज्यूम की थी? 22,000 के एक्चुअल वो बिल हैं जो आपने कैश में वापडा को और इस तरह खर्चे कैश में पे कर दिए। पता लग गया? ये एंट्री कब होनी है? पीरियड एंड पे। स्टार्ट पे एंट्री क्यों नहीं होनी? एंट्री बजटेड डाटे से होती ही नहीं। ये तो हमारी इंट्रो टू अकाउंटिंग में पता है, जब तक ट्रांजैक्शन अकर नहीं होगी अकाउंटेंट एंट्री करता ही नहीं। बजटेड डाटे से कैलकुलेशन ज़रूर हो जाती हैं, एंट्रियाँ नहीं होती। एंट्री होती ही बाद में है जब असल ट्रांजैक्शन हैपन होगी। तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे कोई एंट्री नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब की एंट्री, पीरियड एंड पर ये किस चीज़ की एंट्री थी? एक्चुअल एफओएच की। तीसरी एंट्री किस चीज़ की होगी? ये वेरिएंस, ये जो फ़र्क है जिसको वेरिएंस कहते हैं, क्या कहते हैं? वेरिएंस की एंट्री होगी। हाँ जी, वेरिएंस की एंट्री होगी तीसरी। किस चीज़ की एंट्री होगी? तो कई बच्चे वैसे ही देख के बना लेते हैं, कई बच्चे टी अकाउंट बनाते हैं एफओएच का। मुझे भी वैसे एफओएच का टी अकाउंट ही स्टूडेंट लाइफ में आसान लगता था। अकाउंट को देख के एंट्री बनाना आसान होती है। एफओएच का टी अकाउंट बना लेते हैं बच्चे। तो एफओएच के टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 20,000 रुपये आएगा और रेफरेंस में अगेंस्ट अकाउंट लिखेंगे। अगर किसी को टी अकाउंट नहीं बनाना आता तो वो जन्नती है। एफओएच अकाउंट क्रेडिट है तो जो अकाउंट बना रहे हैं उसका अपना नाम अकाउंट में नहीं आता। पहले अमाउंट ट्रांसफर करें, ठीक है। आपने किसी को लेटर पोस्ट किया और उस पर अपना ही नाम लिख के भेज दिया है, तो लेटर वापस ताड़े घर ही आ जाना है। ये वही असूल है। लेटर पे किसी जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम इंपॉर्टेंट है। तो भाईजान ये एफओएच अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, ये उसका लेटर बॉक्स है, लेकिन किस रेफरेंस से, वो है वर्क इन प्रोसेस। आगे चले। एफओएच अकाउंट डेबिट है कितने से? 22,000 रुपए से। रेफरेंस में अगेंस्ट कौन सा अकाउंट है? कैश। अब जो फर्क है वो वेरिएंस है। देखने में ही पता चल रहा है अंडर है या ओवर है, लेकिन चलो कई लोगों को नहीं पता चल रहा होता। हाँ जी, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। हमेशा डेबिट साइड अगर बड़ी है तो टोटल दोनों साइड पे डेबिट साइड का लिखा जाएगा जो साइड बड़ी है, और डिफरेंस क्रेडिट साइड पे छोटी साइड पे डिफरेंस आएगा। ठीक है। ये जो 2000 का डिफरेंस आया है ये वेरिएंस है। ये किस अकाउंट में क्लोज होना है? कॉस्ट ऑफ सेल में। किस अकाउंट में? तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में। यहाँ पे बैलेंस सीडी शीडी नहीं लिखना, इसको क्लोज करना है किस में? कॉस्ट ऑफ सेल में। तो अब एंट्री बना लें। अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, क्या एंट्री बनेगी? अंडर है या ओवर है, जो भी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है क्योंकि आपने एब्जॉर्ब किए थे 20,000, एक्चुअल 22,000 है, तो 2,000 के अंडर एब्जॉर्ब। तो जब साल का पीरियड एंड होगा तो वेरिएंस की एंट्री है। वेरिएंस की दो एंट्री होती है, सेंटर में लाइन लगाएं। अगर तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, जैसे यहाँ 2000 से, और क्रेडिट क्या करेंगे? एफओएच। अगर ओवर एब्जॉर्ब है, ओवर एब्जॉर्ब है, कौन सा है? तो उस केस में फिर आपकी एंट्री बनेगी एफओएच डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। दोनों नहीं होनी, और होता है इनमें, या अंडर होता है या ओवर होता है। अब ये एंट्रियां जिसकी बिल्कुल डेबिट क्रेडिट बिल्कुल फारिग है तो वो बच्चा थोड़ा, वैसे इस सवाल में ये अंडर से हुई थी 20,000 और 22,000, ये एंट्री शिफ्ट हुई है पहले 20 क्रेडिट साइड पे, ये डेबिट साइड पे शिफ्ट हुई है और डिफरेंस निकल आया। जी नोट कर लें ये, और अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलो भाई चलो, शाबाश। लड़कियों और लड़कों लिखना है तो लिख लो एंट्रीज। स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे क्या एंट्री है? ड्यूरिंग द पीरियड
वर्क इन प्रोसेस टू FOH, एंड ऑफ द पीरियड पे एक्चुअल की FOH टू कैश, बाकी वेरिएंस टी अकाउंट से बना लो या खुद देख लो। वेरिएंस की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स टू FOH या FOH टू कॉस्ट ऑफ सेल। बाज दफ़ा वो कहता है नहीं नहीं कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं, किसी और अकाउंट में क्लोज करो, और जिसमें कह देगा वो कर देंगे हम, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज करना है इसको। ठीक है, पता लग गया? लिख लिया? नहीं पता लगा? चलो बस आगे चलें। ये एंट्रीज दोबारा बताऊंगा, एक और चैप्टर है, चैप्टर 6 कॉस्ट बुक कीपिंग, वहां फिर बताऊंगा जाके। वहां ये सारी आती हैं, मटेरियल की, लेबर की, FOH की, फिर चीज़ें मुकम्मल होने की, वो सारा चैप्टर है इस फ्लो का। कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन कहते हैं उसको, इंट्रो टू अकाउंटिंग में भी शामिल किया हुआ है वो चैप्टर। ये मंथ एंड पे होगी, अगर आप मंथली बेस पे कर रहे हैं तो ये मंथ एंड पे होगी या अगले महीने के पहले 1-2 दिनों में। आज जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। खामोश हो जाए, अब नहीं बोलना। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, ठीक है बेटी, झाड़ दिया तो फिर आप रोते हैं बच्चे। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, बस अब बोलना नहीं। हमने इसमें कहा था अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स के चैप्टर का पर्पस ये है, हमारे इस चैप्टर का पर्पस ये है कि हमारे कुछ कॉमन इस तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो किसी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिए हुए, बल्कि उनकी टोटल अमाउंट दी होगी। ठीक है, और आपने इन कॉमन एक्सपेंसेस को क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस चैप्टर का पर्पस मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि ये जो कॉमन एक्सपेंस होते हैं इनको ओवरहेड्स कहते हैं। और हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमने इन कॉमन एक्सपेंसेस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये इस चैप्टर का पर्पस था जो आपने पढ़ा, ओवरहेड्स का चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में आप कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। सारे टॉपिक का मकसद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं उस सिस्टम का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। ये सिस्टम आपको सिखाता है कि रेट के बगैर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाएंगे। ये सिस्टम आपको सिखाता है कि आपको रेट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? रेट के बगैर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम की 3 शक्लें थी। हाँ जी, एक था सिंगल रेट सिस्टम, दूसरा डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, और तीसरा ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये दोनों हमने FOH के चैप्टर में कर लिए, सिंगल रेट सिस्टम और डिपार्टमेंटल सिस्टम। जी, सिंगल रेट सिस्टम कहता है, हाँ भी भाईजान लास्ट मैन, क्या कहता है सिंगल रेट सिस्टम? जी, भाई न्यूमेरिकल नहीं बताना, कॉन्सेप्ट बताओ। सिंगल रेट सिस्टम क्या कहता है? जिसकी मदद से हम तमाम एक्सपेंसेस को एक ही रेट की मदद से तमाम प्रोडक्ट्स में, डिपार्टमेंट्स में या जिसमें भी करना हो, हम एक ही रेट की मदद से इसको ओवरहेड्स को तमाम प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसकी क्या थ्योरेटिकल सेंस थी? इसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज रेट निकाल के ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट वाइज रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होंगे या सर्विस के? सर्विस के रेट्स नहीं होते, सर्विस के ना निकाल लेना।
सर्विस को तो आप ज़ीरो कर चुके होते हैं। तो ये मेथड कहता है all indirect expenses of the factory will be distributed according to single OAR. All expenses, हाँ जी, all expenses will be distributed among departments. Then later on जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनका हर डिपार्टमेंट का रेट लेके आप ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं all expenses will be initially distributed among departments. Subsequently, departmental rate will be used to allocate overheads among various products. इधर तमाम ओवरहेड प्रोडक्ट में सिंगल रेट से आएंगे या दो हिस्सों में आएंगे। पहले डिपार्टमेंट में ओवरहेड तकसीम होते हैं, फिर डिपार्टमेंट का रेट निकाल के प्रोडक्ट्स में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एबीसी सिस्टम में क्या होगा, आपके तमाम ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज नहीं लिए जाएंगे बल्कि एक्टिविटी वाइज लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? तो आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड रेट्स। अब ये एक्टिविटी बेस्ड रेट्स क्या होते हैं? असल में देखें, मिसाल के तौर पर आपकी फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन का काम हो रहा है। डिपार्टमेंट 1 में भी इंस्पेक्शन होती है, 2 में भी होती है, 3 में भी। तो एबीसी सिस्टम कहता है डिपार्टमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। तो जो आपकी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को बनाने के पीछे एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने में 4 एक्टिविटीज होंगी, किसी प्रोडक्ट को बनाने में 3 एक्टिविटीज होंगी। मसलन एक कुछ प्रोडक्ट है जिनमें इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सिस्टम कहता था सारे खर्चों को एक ही रेट से करो, ये सिस्टम कहता था डिपार्टमेंट वाइज खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करो प्रोडक्ट्स में, और ये सिस्टम कहता है कि आप देखो आपकी फैक्ट्री में या आपके इदारे में मेजर एक्टिविटीज कौन सी है। इंस्पेक्शन एक 1 एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल एक। ये पहले डिपार्टमेंट भी होते थे, अब इसका नाम डिपार्टमेंट नहीं बल्कि इसका नाम रखा जाएगा इंस्पेक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन प्लानिंग ये एक दूसरी एक्टिविटी है। प्रोक्योरमेंट क्या लफ्ज है? ये तीसरी एक्टिविटी है। क्या होती है प्रोक्योरमेंट बेटी, पता हो आपको? पता है आपको? बताओ ऊंची आवाज से, सही बताने लगी थी। नहीं, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। प्रोक्योरमेंट मुश्किल लफ्ज़ है, परचेज आसान लफ्ज़ है। असल में इदारों में होता है परचेज डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? वहाँ होता है परचेज मैनेजर। वो सप्लायर को बार बार ऑर्डर ईमेल करता है, ये कॉल करता है, ये माल भिजवा दो, ये माल भिजवा दो, ये माल भिजवा दो। तो साल में जितनी दफ़ा माल आप सप्लायर को ऑर्डर करते हैं ना, उस ऑर्डरिंग को प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ऑर्डर करके कई दफ़ा सप्लायर की गाड़ी छोड़ जाती है, कई दफ़ा आपको अपने ट्रक पे जाके खुद माल लाना पड़ता है। ये सारा कुछ प्रोक्योरमेंट में आता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब है all activities related to purchasing of items। और ये परफॉर्म कौन कर रहा होता है? ये परचेज डिपार्टमेंट कर रहा होता है, लेकिन उसके बगैर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल नहीं आना। बात समझ आ रही है? तो प्रोक्योरमेंट क्या चीज़ है? परचेजिंग से रिलेटेड सारे काम कौन परफॉर्म करता है? फैक्ट्री में मौजूद परचेज, रॉ मटेरियल की परचेजिंग बात कर रहा हूँ। समझ आ रही है? ये ना हो कि आप सेल्स डिपार्टमेंट की परचेजिंग बीच में मुझे कह दें, वो नहीं। तो प्रोक्योरमेंट, मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने अभी एक्टिविटीज़ बोली थी। एक एक्टिविटी का नाम था प्रोक्योरमेंट, एक का नाम है इंस्पेक्शन, एक का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग, और एक का नाम है प्रोडक्शन सेटअप। ये शायद सुना हो पहले भी कभी। सेटअप एक एक्टिविटी है, हमने पहले इसको नॉन प्रोडक्टिव टाइम के तौर पे पढ़ा था कभी, लेकिन ये नॉन प्रोडक्टिव है या है तो ये एक्टिविटी। सेटअप किसे कहते हैं आपको बताया था मैंने, किसी को याद हो? अब जब भी कोई चीज़ आएगी दोबारा तो मैं पिछला सुनूंगा, पूछूंगा, आप भूले होंगे। मेरा काम तो बार बार बताना है, लेकिन आप में से जिनको याद रहेगा वो रिलैक्स होंगे, जिनको याद नहीं होगा वो डिप्रेस होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। मेरा काम बताना है। सेटअप क्या था, किसी को याद हो? किस चीज़ को तैयार करना? मशीन को। जी, सेटअप क्या था? मैंने कहा था हमारे पास होती हैं लिमिटेड मशीनें
लेकिन प्रोडक्ट्स होती हैं ज़्यादा, तो हम मशीन को रोक रोक के पहले उसी मशीन पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने मार्कर की मिसाल दी थी, अगर आपको याद हो कि हमारे पास मशीन है, एक ही मिसाल दे रहा हूँ, उसी पे रेड मार्कर बनने हैं, उसी पे ब्लू बनने हैं, उसी पे ब्लैक। मैंने क्या कहा था, 1000 ब्लैक मार्कर बनाए, उसके बाद उसमें सारी ब्लैक इंक गिरी पड़ी होगी, और वो उसके अंदर ये कैप भी ब्लैक वाली लगी हुई थी, अंदर जो रीफिल के लिए होता है फाइबर वो भी ब्लैक वाला था। फिर हमने अगर ब्लू मार्कर बनाना है तो हमें अपनी मशीन को इस मार्कर के 1000 यूनिट बनाने के लिए रेडी करना है। रेडी से मुराद है बीच में इंक रीफिल करनी है, लेकिन पुरानी ब्लैक इंक की साफ सूफ करना है, और इसकी ये कैप शैप ये वो पीछे अगर ऑटोमेटिक मशीन पे बनना है। ठीक है, तो सेटअप एक एक्टिविटी है। सेटअप का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द नेक्स्ट बैच। बैच क्या होता है? बैच क्या होता है भाई बताओ? बैच का लफ्ज मैंने बोला है अभी, बैच क्या होता है? मैं पूछ पूछ के चीजें बता रहा हूं, अभी ये सारा नॉलेज समेटने लगा हूं जी। बैच क्या होता है? हाँ, मसलन मैं कितने मार्कर एक वक्त में तैयार करता हूं, इसको बैच कहते हैं। बैच का मतलब होता है फिक्स क्वांटिटी जो आपने एक दफा में बनाने का फैसला किया हुआ है। ये मैं आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन में मैनेजमेंट ने करके आपको बताया होगा, उसको बैच साइज कहते हैं। पूरा लफ्ज क्या है? लफ्ज बैच साइज के एक बैच में 1000 ये वाले मार्कर बनाने हैं, फिर ये वाले काले बनाने हैं, फिर 1000 मार्कर कौन से बनाने हैं? रेड वाले बनाने हैं। तो इसका मतलब है बैच साइज होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप बेटा क्या करेंगे, आप ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसके लिए जो रेट इस्तेमाल होगा वो एक्टिविटीज होगा, और हर एक्टिविटी की अपनी एक बेस होगी। ले जी अब आ जाए ज़रा, जिन्होंने लिखना था उन्होंने मेरी गुफ्तगू के दरमियान ही लिख लिया। अच्छा जी, ये मैंने पहले भी डायग्राम सी बनाई हुई है। सिंगल रेट सिस्टम में सिंगल रेट सिस्टम में क्या होता है, सारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स एस्टिमेट किए जाते हैं साल के शुरू में, सिंगल बेस ली जाती है, और फिर उसके बाद सिंगल OAR कैलकुलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है बजटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल बेस। ये ऐसा ही था। फिर इस रेट की मदद से आप ओवरहेड्स प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये रेट है, तो रेट की मदद से आप ओवरहेड्स किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रोडक्ट्स में। ये सिंगल था, पढ़ा हुआ है आपने, पहले भी मैंने कहीं बनाई थी। सिंगल के बाद अगला कौन सा होता है? डिपार्टमेंटल सिस्टम। कॉन्सेप्ट जब मैं दे रहा हूं तो आप सो रहे होते हैं दिमागी तौर पे, आप सवालों पे फोकस करते हैं, और यही आपका फॉल्ट है कईयों का। अभी मैं देख रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं तो लोग सो रहे हैं, तो जब मैं सवाल कराऊंगा, सवाल करते हुए आप एक्टिव होंगे, लेकिन वो हवा में नॉलेज होता है, हवाई नॉलेज होता है। ये सारी आपके लिए कर रहा हूं, मुझे आता है, मैंने कौन सा पेपर देना है जी, तो इसीलिए एक्टिव बैठे। अगर किसी को ज़्यादा नींद आती है तो फिर वो अपना कोई इंतज़ाम करके आए मुंह चलाने का, ताकि फिर उसका मुंह चलता रहे और वो जागता रहे। बाद लोगों को मेरा लेक्चर लोरी की तरह लगता है। ठीक है, अच्छा, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या होता है बताएं बेटा जी? डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में ये बात होता है, बताया था मैंने पहले, आता है, याद है कि नहीं? भूल गया जी, आपको याद है? हाँ, FOH की शीट बनाते हैं, लेकिन डायग्राम में तो शीट नज़र नहीं आएगी। मैंने कहा था पूरी फैक्ट्री के FOH होते हैं, उनको एस्टिमेट करके डिपार्टमेंट्स में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, मैं एक ही सर्विस। ये शीट बनाई थी आपने, लेकिन उस शीट के पीछे ये, अगर यहाँ पे टोटल खर्चे 5 लाख के हैं तो ये 5 लाख टूट टूट के आएंगे। तो आपने क्या करना होता है, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड एस्टिमेट करो, फिर उनको डिपार्टमेंट वाइज तोड़े शीट बना के। फिर मैंने कहा था
इसका और इसका रेट नहीं निकालना अभी, ये तो ज़ीरो नहीं हुआ। फिर सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना होता है, ज़ीरो करना होता है। जब ये ज़ीरो हो जाएगा इसका खाता ख़त्म, बताया था। अब क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे क्या ये मशीनों के ज़रिए काम करने वाला डिपार्टमेंट है या लेबर हाथ से करने वाला, मैनुअली काम होता है ज़्यादा। मिसाल दे रहा हूँ मैं कि इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम मशीनों के ज़रिए होता है, तो आपने सूटेबल बेस सेलेक्ट कर ली, मशीन आवर्स, और इस डिपार्टमेंट में सूटेबल बेस सेलेक्ट कर ली, डायरेक्ट लेबर आवर। यहाँ एक बेस सेलेक्ट होती थी, यहाँ हर डिपार्टमेंट की। अब हो सकता है इन दोनों में ही लेबर आवर बेस हो सकता है इन दोनों में ही सूटेबल बेस क्या हो, लेकिन बहुत कम है। अगर सेम बेस है तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी। तो मशीन आवर, और उसके बाद हमने कहा था हर डिपार्टमेंट का अपना अपना OAR निकालते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का OAR, डिपार्टमेंट 1 का OAR, फिर डिपार्टमेंट 2 का OAR। इसके पीछे क्या फॉर्मूला होता है भाईजान, इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला बताना। रिलैक्स होके, तुम घबरा जाते हो जब सवाल पूछते हो, कुछ नहीं होता, आता है तुम्हें। मैंने क्या पूछा है, डिपार्टमेंट 1 का रेट सिर्फ बताओ। अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है। हाँ बस, पहले तुम क्यों घबरा के गलत मलत बताते रहते हो, घूमना नहीं। आई कैप भी ऐसे ही है, एकदम आपको सवाल आता है तो आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, रिलैक्स होकर पहले एब्जॉर्ब करो। पूछा क्या गया है, मैंने पूछा है भाई इसका रेट बता दो, तो आप कहें सर जी क्योंकि सिर्फ इसमें डिपार्टमेंट 1 का पूछ रहे हैं आप, टोटल नहीं पूछ रहा डिपार्टमेंट, तो आप कहेंगे बजटेड टोटल FOH ऑफ डिपार्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मशीन आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट 1। सबका तो पूछा ही नहीं, 1 का पूछा है। इधर क्या होगा, बजटेड टोटल FOH कॉस्ट ऑफ, जो शीट का आंसर आया था, बजटेड FOH कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल लेबर आवर्स ऑफ, टोटल का मतलब है पर यूनिट ना ले लिए इसलिए मैं टोटल बोल रहा हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट 2 के लेबर आवर, पूरी फैक्ट्री के लेबर आवर ना ले लेना। ये डिपार्टमेंट 2 के लेबर आवर है, ये डिपार्टमेंट 1 के मशीन आवर है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अब आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें ये दोनों रेट से ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट होकर आएंगे। एब्जॉर्ब जब होंगे तो ये दोनों रेट से ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे, और वो एब्जॉर्ब का फॉर्मूला वही चल रहा है। यहाँ पे भी होता है रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी, इधर भी होगा रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। किसी को ये आता हो फॉर्मूला, हाथ खड़ा करें बॉयज़ में से कि ये इसमें कैसे आएंगे एब्जॉर्ब, किसी को आता हो, हाथ खड़ा करें बॉयज़ में से किसी को आता हो। जी बेटा आप बता दो। तो अब मैंने रेट निकाल दिए ना, अब मैंने रेट, हाँ प्रोडक्ट ए है, दोनों से गुजरा मिसाल के तौर पर। हाँ लेकिन यहाँ पर मैंने जो दिया है वो तो आपने डिपार्टमेंट वाइज शीट बना ली। मैं ये रेट की मदद से ओवरहेड एब्जॉर्ब निकलवाना चाह रहा हूँ, आप मुझे एक्चुअल निकाल के दिखा रहे हैं। हाँ जी, एब्जॉर्ब निकलवाना चाह रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, वो एक्चुअल के लिए है। बताओ इसमें अगर एब्जॉर्ब लेके आने हैं तो वो कैसे आएंगे। ये रेट है पर ये रेट क्या होगा, इनटू प्रोडक्ट ए के मशीन आवर जितने लगे। ये एब्जॉर्ब निकलवा रहा हूँ, एक्चुअल नहीं, एब्जॉर्ब तक आ रहा हूँ बस। और दूसरे डिपार्टमेंट के रेट क्या था, पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो इनटू डायरेक्ट लेबर आवर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट ए। ये एब्जॉर्ब मैं निकलवा रहा हूँ, मैं एक्चुअल नहीं निकलवा रहा, वेरिएंस नहीं निकलवा रहा, मैं एब्जॉर्ब कह रहा हूँ निकालो रेट की मदद से।
आगे भी है शीट, आगे सब कुछ है, लेकिन वो कितनी को लंबी डायग्राम बनाऊं, बस एब्जॉर्ब तक बता रहा हूं, रेट को यूज करना। अभी हमने जो करना है अब वो है एबीसी सिस्टम। कौन सा? वो नया, वो लिखें जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ये नया है, ताकि आपको फर्क पता चल जाए तीनों में क्या फर्क है। यहां तक ही आ रहे हैं बस, डिस्ट्रीब्यूशन तक, वेरिएंस वोरिएंस बहुत कम आता है, कम आता है। मेन आपको रेट आना चाहिए और रेट को यूज करना सबसे ज्यादा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, यहां तक कोई सवाल पूछना हो आपने? हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। डिपार्टमेंट को ही कॉपी पेस्ट कर लें, समझ लें 80 to 90%। क्या होगा? सबसे पहले ओवरहेड्स एस्टिमेट किए जाएंगे, यहां पे भी किए गए थे, उनको डिवाइड किस में किया गया था? यहाँ डिपार्टमेंट्स में नहीं करना, बल्कि पूरी फैक्ट्री के खर्चों को जो मेन एक्टिविटीज़ इदारा परफॉर्म करता है उनको एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लें। मैं मिसाल के तौर पर कितनी ले रहा हूँ? 3 एक्टिविटीज़, यानी ये जो खर्चे हैं डिपार्टमेंट में तोड़ने की बजाय किस में तोड़ेंगे? एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ में मिसाल के तौर पर पहली एक्टिविटी का नाम है प्रोक्योरमेंट, ऐसे अपनी तरफ से ले रहा हूं। प्रोक्योरमेंट समझ आ गई थी कौन सी थी? प्रोक्योरमेंट। दूसरी एक्टिविटी का नाम था प्रोडक्शन सेटअप, तीसरी का नाम था इंस्पेक्शन। जी, बच्चे कहते हैं सिर्फ 3 ही एक्टिविटीज होंगी, नहीं 4-5 होंगी कम से कम पेपर में। वो आपको ये खर्चे देगा और उन खर्चों को 3 से 5 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके देगा। यहाँ शीट नहीं बनानी, अगर बनानी पड़ जाए तो वो तो फिर बिल्कुल बड़ा लेंथी वैसे ही सवाल होगा। सर्विस डिपार्टमेंट इधर है, इधर कोई नहीं है। इधर आपने खर्चों को किस में डिवाइड करना है? एक्टिविटीज़ में। प्रोक्योरमेंट, सेटअप और तीसरी कौन सी है? जो खर्चे किसी एक्टिविटी में नहीं आ सकते, किसी एक्टिविटी में नहीं आ रहे, उन खर्चों को हम उठा के जर्नल एक्टिविटी में डाल देंगे। वो खर्चे जिनका ताल्लुक प्रोक्योरमेंट से है वो यहाँ आएंगे, वो तमाम खर्चे जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन सेटअप या मशीन को तैयार करने से वो यहाँ आएंगे, वो खर्चे जिनका ताल्लुक इंस्पेक्शन की एक्टिविटी से वो यहाँ आएंगे, और जो खर्चे किसी एक हेड में नहीं आ पा रहे उनको कहाँ क्लासिफाई कर देंगे? जर्नल। ठीक है, बात समझ आ रही है? आपने खर्चों को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं करना, आपने खर्चों को एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। ठीक है, आपने एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। इसके बाद हर एक्टिविटी की अपनी एक बेस होगी। हर एक्टिविटी की, जैसे हर डिपार्टमेंट की अपनी बेस थी, वैसे हर एक्टिविटी की अपनी बेस होगी। जैसे प्रोक्योरमेंट की जो एक्टिविटी है उसकी बेस होती है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। ये आपको एक शीट पे लिखे हुए मैं दे दूंगा नोट्स में, कल आप चाहे ले लें नोट्स आके, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस एक्टिविटी की क्या बेस होती है। जी, ये फिक्स होंगी, नहीं रियल लाइफ में ये फिक्स नहीं होती, ये आपने तय करनी थी, लेकिन आपके लिए पेपर में फिक्स होंगी। मतलब को 8-10 हैं खर्चे और 8-10 एक्टिविटीज़ हैं, उनकी ये बेस है। तो वैसे प्रोक्योरमेंट की बेस नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है, ये फिक्स्ड है। रियल लाइफ में किसी एक एक्टिविटी की एक से ज़्यादा बेस हो सकती हैं, जैसे पहले था, लेकिन यहाँ पे आपको पेपर में फिक्स आएंगी, वही बार बार घूम फिर के। अव्वल तो वैसे इसका सवाल ही एक दफ़ा आया आज तक, नया टॉपिक है। आपको पास्ट पेपर का एक सवाल मिलेगा, बाकी मैं ICAP की किताब के करवाऊँगा मजबूरी में। जी, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी की क्या बेस है? नंबर ऑफ परचेज। सेटअप की जो एक्टिविटी है उसकी बेस है नंबर ऑफ बैचेस।
क्या बेस होती है? नंबर ऑफ बैचेस। इंस्पेक्शन की बेस है मिसाल के तौर पर इंस्पेक्शन टाइम, इंस्पेक्शन आवर्स। अब इसी की इंस्पेक्टेड यूनिट भी बेस हो सकती है, इसी की नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी बेस है। अब इस टॉपिक में एक चीज़ की कई बेसिस हैं, वो सारी मैंने लिखी होंगी। और जर्नल जो है उसकी कोई बेस नहीं होती, उसके लिए वही मजबूरन जो आपने पहले पढ़ी हैं, लेबर आवर या मशीन आवर। मिसाल के तौर पर मैं लेबर आवर ले रहा हूँ, वो जो पहले तरीक़ों में चलती थी, या लेबर आवर या क्या है, मशीन आवर। अगर ज़्यादा काम मशीनों से होता है तो जर्नल के लिए बेस मशीन आवर, ज़्यादा काम मैनुअली हो रहा है, किसी खर्चे के कुछ नहीं कर पा रहे आप डिसाइड, तो आप उसके लिए बेस क्या रख देंगे, लेबर आवर। बात समझ आ गई है? आपने खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्टिविटीज़ में, हर एक्टिविटी की क्या सेलेक्ट कर लेनी है, बेस। उसके बाद आपने हर एक्टिविटी का रेट अलग-अलग निकालना है। तो जो पहली एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी का रेट अलग निकलेगा, हर एक्टिविटी का रेट अलग निकलेगा। अगर 4, ये चौथी वाली तो कुछ भी जर्नल है, जर्नल एक्टिविटी, इसका भी रेट निकलेगा। टोटल 4 एक्टिविटीज हैं तो 4 रेट्स होंगे। इसको बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड रेट। को बता सकता है इसके पीछे क्या फॉर्मूला चलेगा? अगर आपने ये रेट निकालना है, मसलन प्रोक्योरमेंट एक एक्टिविटी है, आपने इसका रेट निकालना है, तो सब नहीं बोलेंगे, जिसको समझ आ रही है वो बताए इसका क्या रेट होगा, बिल्कुल जैसे ऊपर निकाले थे जी। टोटल एफओज किसके, पूरी फैक्ट्री के, प्रोक्योरमेंट वाली एक्टिविटी के। तो आप ये कह सकते हो टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट या टोटल प्रोक्योरमेंट ओवरहेड कॉस्ट कह दो। टोटल, ज़्यादातर लफ्ज़ लिखा जाता है टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, जी इधर क्या होगी, टोटल सेटअप कॉस्ट। ये कहाँ से आई सेटअप कॉस्ट? ये जो ओवरहेड रुपीज़ में थे, ये रुपीज़ डिवाइड हो गए हुए ना, ये वाले टोटल रुपीज़ अलग-अलग हो गए हैं। कैसे हुए हैं? उसने कोई ना कोई रेशो ये खुद किए होते हैं। अच्छा, तो इधर क्या फॉर्मूला होगा, टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैचेस। गेम वही चल रही है लेकिन डाटा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है। यहाँ पे कहीं ऐसे नहीं आया था, यहाँ तो 2 ही बेस आती थी, मशीन आवर, लेबर आवर। अब यहाँ पर यूनिक बेसिस आएंगी, हर एक्टिविटी की अपनी बेस होगी जो शायद आपने पहली दफ़ा सुनी हो। अच्छा जी, उसके बाद हाँ ये सिंपल है, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंस्पेक्शन आवर्स। और आखिर वाली टोटल जर्नल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट ए बन रही है, कौन सी प्रोडक्ट, और वो इनमें से चारों एक्टिविटीज कंज्यूम कर रही है, यानी उसके लिए प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, सेटअप भी हो रहा है, इंस्पेक्शन भी हो रही है, तो उसमें चारों रेट्स की मदद से कॉस्ट आएगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है? अगर इनमें से ये सिर्फ 2 एक्टिविटीज यूज कर रही है, कौन सी 2 एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट और सेटअप, फिर इसमें 2 रेट्स यूज होंगे, बाकी 2 ज़ाया हो जाएंगे। इसके लिए नहीं होंगे, वो किसी और प्रोडक्ट के लिए होंगे। तो आपने क्या करना है, हर प्रोडक्ट में ये OAR की बेस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं। ये प्रोडक्ट ए में क्या आ रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। क्या करने हैं आपने, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल करने लगा हूँ, बस यहाँ पे बात मुकम्मल होगी हमारी, बाकी तो अब सवाल में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, 2-3 बातें बतानी है, फिर वो आगे कल प्रैक्टिस हम करेंगे इसकी। बिल्कुल जैसे यहाँ शीट बनाई थी वैसे ही शीट बनेगी, और
कोई मुश्किल फ़र्क नहीं, सिर्फ ये है कि ये बेसिस आपके लिए कुछ नहीं है, वो बतानी है मैंने। अभी थोड़ा टेक्निकल ये करने लगा हूँ। यहाँ अभी मैंने फॉर्मूला बोला था टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज, इसको मैंने बेस बोला था। क्या बोला था? लेकिन एबीसी जिन्होंने इजाद की थी, बनाई थी, उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है कॉस्ट ड्राइवर। इसका टेक्निकल नाम उन्होंने क्या रखा है? ड्राइवर। यानी ऐसा कोई भी फैक्टर जो कॉस्ट को बढ़ाने या कम करने की वजह बनेगा, वो बेस को बेस नहीं कहते, वो इसका नाम रखा हुआ है कॉस्ट ड्राइवर। इधर नाम बेस होता है, चलता है। इन्होंने कहा नहीं, हमने तो यूनिक नाम रखना है, तो इन्होंने नाम रखा हुआ है कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा, ये टोटल एफओएच कॉस्ट थी, ये पहली एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट है, दूसरी वो, ये तीसरी वो। इसको चारों को कॉस्ट पूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पूल्स। बच्चे अब परेशान होते हैं, ये कॉस्ट पूल क्या होते हैं? बेटा, पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जैसी कॉस्ट इकट्ठी की हुई है। तो ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एक पूल है, सेटअप कॉस्ट दूसरा पूल है। तो पूल, कॉस्ट पूल की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी या वन एक्टिविटी। कॉस्ट पूल क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी। ये लफ्ज आपके लिए नया है। मैं कहूंगा सवाल में बताओ कितने कॉस्ट पूल दिए हैं, आप कहेंगे ये क्या होता है? तो बेटा, ये जो एक्टिविटी वाइज टोटल कॉस्ट हैं, इनको कॉस्ट पूल कहते हैं। फिर मैं पूछूंगा अच्छा इसका ड्राइवर क्या है? जब मैं ड्राइवर पूछूं या कॉस्ट ड्राइवर पूछूं तो उसका मतलब है बेस। असल में टॉपिक की अपनी टर्मिनोलॉजी है, आप उस टर्म से अवेयरनेस नहीं रखते तो खपते रहेंगे। वो आपसे कहेगा जी सेटअप कॉस्ट का जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ बैचेस है। अब आप कहेंगे ये ड्राइवर किसे कहते हैं? तो ये वो गाड़ी वाला ड्राइवर नहीं है, बल्कि ये वो फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट में चेंज की वजह बनेगा। पता लग गया? कॉस्ट पूल पता लग गया, कॉस्ट ड्राइवर। तो कई बच्चे कहते हैं इसका मतलब है, हम ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, टोटल कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। ये फॉर्मूला चलता है, किताबों में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट पूल या कॉस्ट पूल, हर एक्टिविटी का कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। हाँ जी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। इस पूरे फ्लो में आपको दो फॉर्मूले रट्टा लगाने हैं। कितने? दो फॉर्मूले रट्टा लगाने हैं। ये जो मैंने तीनों पे बताया है, इन तीनों में आपने दो फॉर्मूले रट्टा लगाने हैं। एक रेट निकालने का फॉर्मूला और एक उस रेट को यूज करके एब्जॉर्ब करने का फॉर्मूला। यहां रेट का फॉर्मूला क्या था? सब लिख लो। रेट निकालने का फॉर्मूला इधर क्या था? बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल बेस या एक्टिविटी लेवल। ठीक है, यहां ये था। इधर ये था बजटेड एफओएच ऑफ डिपार्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर ऑफ डिपार्टमेंट 1, बजटेड एफओएच ऑफ डिपार्टमेंट 2 डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर। इधर फॉर्मूला जो है वो है कॉस्ट पूल या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पूल या टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। यहां रेट के अलग-अलग फॉर्मूले हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैचेस, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंस्पेक्शन आवर्स, टोटल जर्नल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। तो बेटा सब में ये रेट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बहुत तरीका एक ही, ऊपर खर्चा रखना है, नीचे बेस। लेकिन कभी पूरी फैक्ट्री का, कभी डिपार्टमेंट्स का और कभी एक्टिविटीज का। उसके बाद एब्जॉर्ब का फॉर्मूला सब में सेम है, सिंगल रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। यहां डिपार्टमेंटल रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। इधर क्या होगा? मसलन ये रेट आता है 15 रुपए पर ऑर्डर, 15 रुपए। तो मल्टीप्लाई इस प्रोडक्ट के लिए जितने ऑर्डर हुए हैं प्लेस, तो 15 रुपए पर ऑर्डर इनटू एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी या एक्चुअल ड्राइवर इस प्रोडक्ट का। अगर ये 20 रुपए पर बैच आया है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ए के लिए जितने नंबर ऑफ बैचेस है। अगर ये रेट पर इंस्पेक्शन आवर आया है तो मल्टीप्लाइड बाय जितने इंस्पेक्शन आवर। वही तरीका है, एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। कल मैंने लिखो एक एग्जांपल छोटी सी,
एक एग्जाम्पल लिखो जी बेटा। डिपार्टमेंटल रेट निकाल रहे हैं, डिपार्टमेंट के अंदर नहीं कर रहे, अक्रॉस द होल एंटिटी देखी जाएगी वो एक्टिविटी, डिपार्टमेंट से आजाद होके हो रही हो, हम इग्नोर करेंगे। उसकी वजह कि आपकी प्रोक्योरमेंट वाली एक्टिविटी जो है वो मशीन आवर पे, लेबर आवर पे डिपेंड नहीं कर रही। असल में ये वाली बेस पे भी एतराज़ है ना, तभी तो फिर हमने डिपार्टमेंट छोड़ के एक्टिविटीज़ को पकड़ा है। तो एतराज़ होगा तो एक और बनेगी, अभी तक नहीं हुआ। लोगों ने एतराज़ किया तो नई चीज़ें बनी है बेटा, और नई चीज़ें बनी है तो आप पढ़ रहे हैं। आई कैब ने सिलेबस में इंक्लूड किया है। जो एतराज़ है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो उससे आगे कोई चीज़ है वो हमें क्या लगे साढ़े सिलेबस नहीं है बेटा, हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, सिंगल रेट, उस पर एतराज़ था। सारी फैक्ट्री की एक बेस क्यों है, हमारे डिपार्टमेंटल पे। डिपार्टमेंटल में लोग एतराज़ करते हैं भाई सारे डिपार्टमेंट के खर्चे मशीन आवर पे, लेबर आवर पे डिपेंड नहीं करते। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी अपनी यूनिक बेस है, जैसे ये प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी की बेस ना लेबर आवर है ना मशीन आवर, बल्कि ये डिपेंड करती है एक साल में कितनी दफ़ा माल मंगवाते हो। जितनी दफ़ा माल मंगवाओगे आपका प्रोक्योरमेंट का खर्चा उतना कम ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली इदारों की नेचर बदल चुकी है, खाली मशीन डिपेंडेंट या लेबर आवर डिपेंडेंट एफओएच अब नहीं है। तो आज के दौर में जिस तरह की यूनिक एक्टिविटीज़ आपका इदारा कर रहा है, वो कहता है डिपार्टमेंट 1950, 60, 70, 80 तक चल सकते थे। 1980 के बाद लोगों ने कहा भाई डिपार्टमेंटल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। अब हाँ, पहले ये था सारा काम या हाथ से वर्कर कर रहे हैं या मशीनों से कर रहे हैं, तब ये ठीक था। अब हाथ से भी हो रहा है, मशीनों से भी हो रहा है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो पहले कभी परफॉर्म नहीं की जाती थी। पहले चीज़ ख़राब है, ख़राब चीज़ कस्टमर को दे दी, जब वो गिला लेकर आएगा तो पता चलेगा अच्छा उन ख़राब है। अब क्या है, वो कहते हैं कस्टमर को ख़राब देने से पहले उसको 10 दफ़ा क्या कर लो, चेक कर लो, क्योंकि ख़राब चीज़ दे दोगे तो उसका गुडविल, रिप्यूट, इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। और अगर सही चीज़ दोगे, खुद उसको चेक करने में ख़र्चा लगा लो, ये ख़र्चा कबूल है। वो ख़र्चा कबूल नहीं है कि चीज़ कस्टमर के पास जाके वापस आए, क्योंकि वो खाली लाने ले जाने का चीज़ का ख़र्चा नहीं है, उसका रेप्यूटेशनल डैमेज इतना ज़्यादा है जिसको हम बाद में भी पैसे लगा के उस कस्टमर को शायद दोबारा रिकवर, वो कस्टमर गया हमारे हाथ से, अव्वल तो आप उसको मुतमईन नहीं कर पाएंगे। जिस कस्टमर को आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दी, आप उसको मुतबादिल वारंटी दे भी दें, चीज़ भी दे दें, वो कहेगा यार खज्जल ते कराता ना एक दफ़ा तुसी, तो वो कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाएगा। इसीलिए आजकल फ़िलॉसफी क्या है, इंस्पेक्शन करो, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, सेटअप्स में प्रोडक्शन करो। पहले ये इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो ये असल में खातून ने जो सवाल पुट किया है कि जब डिपार्टमेंटल चल रहा था तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई, बेटा ये एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट्स में ही हो रही हैं, लेकिन हम कॉस्ट को कलेक्ट अब डिपार्टमेंट वाइज कर ही नहीं रहे। हमने डिपार्टमेंट छोड़ दिए, डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4 जहाँ जहाँ ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं हमने सारे डिपार्टमेंट वाइज खर्चों को इकट्ठा करके एक एक्टिविटी का हेड बना दिया। तभी इसका नाम रखा है कॉस्ट पूल या कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। जी जी जनाब, जर्नल में वो खर्चे आएंगे जो कहीं नहीं आ रहे। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपका क्या है, जर्नल कॉस्ट पूल में रेंट आ गया, मिसाल के तौर पर आपका रेंट किसी एक्टिविटी में नहीं आ रहा, रेंट मिसाल दे रहा हूँ, इंश्योरेंस आ गई किसी चीज़ की। जी किसमें, इसमें भी एतराज़ है, कॉम्प्लेक्स है, स्टाफ ज़्यादा चाहिए। अब ये तो मैंने 3 एक्टिविटीज़ लिखी हैं, जब आप इदारा अप्लाई करने जाएंगे तो आपको इसके लिए कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उसके बगैर ये प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता। महंगा सिस्टम है, अच्छा बहुत है देखने में, महंगा बहुत है, आपको स्टाफ भी चाहिए। अब आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ मैं ड्राइवर क्या होते हैं। अब एक कॉस्ट के 2 ड्राइवर भी हो सकते हैं, तो लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि भाईजान ये खर्चे का ये ड्राइवर होता है और किस हालत में ये होता है, ये बताना पड़ेगा। तो ये बेटा इसके भी फॉल्ट है, हर चीज़ के फॉल्ट हैं, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है दुनिया में। कहाँ बैठे हैं, हर चीज़ का प्लस माइनस है। तुहानू यह टेंशन पैगी कोई और मैथड आ जाएगा, नहीं बस यहाँ ख़त्म, ओवरहेड। ये एक अगला चैप्टर शुरू हो गया है, ABC अलग-अलग चैप्टर है,
लेकिन ये ओवरहेड्स पे बेस कर रहा है। जी कोई सवाल है? और जी हाँ जी, अभी भी पॉपुलर सिंगल है क्योंकि अकाउंटेंट नखट्टू, कामचोर, वो जब बताते हैं ना सर जी बंदे 4 चाहिए मेरे साथ जूनियर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने सीए किया हुआ है, मैं कहाँ ये डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेशन करूँगा, मुझे जूनियर चाहिए। तो सेठ कहता है भाई तू रहन दे, तेरी मेहरबानी सिंगल रेट ही चला, एडा को मसला नहीं है मैनू। आप सही कह रही हैं कि सिंगल रेट स्टिल अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसी को फॉलो कर रही हैं। हाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कुछ इस पे हैं, कुछ इस पे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकती हैं, उनके पैसे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, किसी मुल्क में कम कमा रहे हैं, किसी में ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगे कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, भाई तुसी पेपर देना है तो पढ़ो, तो चुप करके पेपर दो। हाँ जी ये बात आपकी ठीक है, कम ज़्यादा है। चले जी आगे लिखो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल फिर तोड़ा था आपने मुझे, मैं वापस एग्जाम्पल पे ही आ गया हूँ, जो मेरे जेन में एग्जाम्पल फिट हुई है। जी लिखे जी, एक इदारा है जिसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक इदारा है जिसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक इदारा है जिसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए बी सी। जब भी प्रोडक्ट्स लिखनी है साथ साथ नहीं लिखनी, दूर दूर हेडिंग के तौर पे लिखनी है। एक इदारा है जिसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं नीचे डाटा लिखवाऊंगा, प्रोडक्ट ए बी और सी, प्रोडक्ट ए बी, आगे लिखे नीचे प्रोडक्शन यूनिट्स, हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स आप बनाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स 20,000, 25,000 और 30,000। जी कितना है? 20,000 यूनिट, 25,000 और अच्छा इसके नीचे लिखें बैच साइज, बैच साइज क्या लिखें इसके नीचे? बैच साइज 1,000 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स और 1500 यूनिट्स। बैच साइज का मतलब होता है हम एक दफ़ा इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाते हैं। इसके बाद लिखें नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच 2, 1 और 3। मुझे क्या निकाल के दिखाएं? रिक्वायरमेंट है टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकाल के दिखाएं, पूरे फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकाल के दिखाएं, या बल्कि पहले प्रोडक्ट वाइज निकालें फिर टोटल। उसके बाद मुझे टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस निकाल के दिखाएं इस इदारे की क्या होंगी। करो ज़रा, टोटल नंबर ऑफ बैचेस और टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अब ये मैथ है, बिल्कुल सेपरेट करोगे तो बाद में टोटल कर सकते हो, पहले सेपरेटली निकालते हैं टोटल। टोटल नंबर ऑफ बैचेस ऑफ एंटिटी निकालने हैं। चलो टोटल नंबर ऑफ बैच, और प्रोसीजर शो जरूर करना है, कैलकुलेटर पे नहीं करना खाली। मैंने प्रोसीजर अभी देखना है कॉपी पे कैसे किया है, ज़बानी कलामी नहीं। नंबर ऑफ बैचेस निकालो हर प्रोडक्ट के और पूरी फैक्ट्री के टोटल, हर प्रोडक्ट के पहले निकालो फिर पूरी फैक्ट्री के नंबर ऑफ बैचेस। ये मैंने किसी को नहीं बताया हुआ, ये कॉमन सेंस से करना है जो मैंने डाटा दिया है, जानबूझ के, साफ सी बात है, किसी को नहीं बताया हुआ, सबके लिए ये नया है। हाँ ये तो बताया हुआ है नंबर ऑफ बैचेस क्या होते हैं या बैच साइज क्या होता है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि भाई जी करो भाई करो, शाबाश जवानो। किसी ने कर लिया हो? कर लिया? हाँ जी शाबाश,
चेक कराओ बेटी, चेक कराओ कैसे किया है। ज़बानी कलामी किया है कि लिख के? नहीं, लिख के दिखाया नहीं आपने। ये आंसर इस तरह नहीं मैं माना। मैंने फ़िलहाल अभी ऐसे नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था वेल एक्सप्लेन्ड हो। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, गुड। हाँ भाई जवान, ठीक है, इंस्पेक्शंस निकालो चलो। हाँ शाबाश, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बैचेस, और ऐसे नहीं करना, गलत। प्रोडक्ट वाइज ही निकालते हैं बार बार। ये तो आपने जुल्म कर लेना अपने लिए। हर चीज़ पहले प्रोडक्ट वाइज निकालते हैं। ये बेस प्रोडक्ट वाइज चाहिए, बेस प्रोडक्ट वाइज। ये बेस को क्या कहते हैं इधर? बेस को क्या कहते हैं? खाली ड्राइवर कह दो, कॉस्ट ड्राइवर कह दो। तो आपको कॉस्ट ड्राइवर की वर्किंग अब करना पड़ा करेगी। ये डाटा रेडीमेड दिया होगा तो एहसान होगा, ना दिया और रेडीमेड तो आपने जैसे अभी बनाया है, बस टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन आपको क्योंकि काम दिया हुआ है तो मैंने क्या मांगा है सबसे पहले? नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस प्रोडक्ट ए, बी, सी और एंटिटी के टोटल 20,000 यूनिट बनाने हैं। एक 1,000 करके बनाएंगे। 1,000 बना लिए, फिर मशीन रोक के साफ सुफ कर ली, फिर 1,000 बना लिए। तो ये पूरे साल में जितने भी यूनिट्स बनाने हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स को आप ऊपर रखेंगे और बैच साइज से डिवाइड करेंगे। तो 20,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1,000 एक दफ़ा में 20 बैचेस बनेंगे। 20 बैचेस यानी साल में इसको 20 दफ़ा भी कह सकते हो कि हम 1,000 करके साल में 20 दफ़ा बनाएंगे ये प्रोडक्ट। ये साल में 25,000 टोटल यूनिट बनाने हैं, एक दफ़ा में 2500 यूनिट्स बनने हैं। तो ये 10 बैचेस होंगे शायद। इसके 30,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 1500, तो पूरी कंपनी के पूरे साल में 50 बैच बनने हैं। यहाँ पे ये 50 इस्तेमाल होंगे जब ये रेट शीट निकालोगे। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बैच, जैसे एरिया नहीं दिया होता था, यहाँ पर अब आपके प्रोडक्ट ए के बैचेस, बी के बैचेस, सी के बैचेस और टोटल बैचेस। कितने बैचेस हैं टोटल? ये टोटल फैक्ट्री के बैचेस हैं। लेकिन प्रोडक्ट ए के टोटल 20 हैं, प्रोडक्ट बी के 10 हैं और सी के 20 है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी? नंबर ऑफ बैचेस के बाद इंस्पेक्शन पर बैच थी। ये पर बैच मुझे टोटल चाहिए, तो एक बैच को 2 दफ़ा चेक करना है रोक रोक के। तो अगर 20 बैचेस बनने हैं तो इनकी नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस क्या बनेंगी? 2 इंस्पेक्शन पर बैच हैं इंटू 20, 40 इंस्पेक्शंस। अच्छा जी, 10 इंटू 1, 10 इंस्पेक्शन, 3 इंटू 20, 60, 110 इंस्पेक्शंस। टोटल कितनी है? 110। ठीक है, चलो बस अभी आज इतना ही। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टाइम आप नोट्स लेके आइएगा क्लास में, तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे।